खेला होवे बंधु, एक बार खेला होवे। नमस्कार, गर्म है राजनीतिक बयार। मैं हूं सोनी कुमार और स्वागत है आपका राजनीतिक परिचर्चा में। आज राजनीतिक परिचर्चा में हमारे साथ हैं दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति, सिलीगुड़ी नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और एसजेडीए के सदस्य रंजन सरकार राणा जी। आप सभी इनसे वाकिफ हैं और आज हम इससे करेंगे राजनीतिक चर्चा, गर्मा गर्म राजनीतिक चर्चा। जैसा कि मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूं कि राजनीतिक बयार गर्म है और पूरे पश्चिम बंगाल में ही गर्म है और इससे अपना उत्तर बंगाल भी अछूता नहीं है। लगातार आजकल जब खबरें आप देखते हैं या सोशल मीडिया में आप जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही छाई रहती है और सभी पार्टियां एक ही बात कह रही है, खेला होबे ए बार खेला होबे। क्या है खेला? क्यों सारी राजनीतिक पार्टियां इसके पीछे पड़ी है? खेला होबे ए बार खेला होबे। तो दादा से शुरुआत करते हैं। पूछते हैं रजिंदा, बहुत लोकप्रिय स्लोगन अभी लगभग सभी पार्टियां इसको यूज कर रही है। हालांकि सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बयान आया था, खेला होबे ए बार खेला होबे। तो ये खेला क्या होगा, क्या है खेला? देखिए, ये जो इलेक्शन आ रही है, आप जानते हैं कि पूरा देश 30 राज्य 130 करोड़ जनता इसको देखने के लिए सब बैठे हुए हैं। इतना दर्शक, बिल्कुल पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल चुनाव पर है। क्यों है ये सब? देखिए, हमारा देश का सरकार 2014 से लगातार देश देख रही है कि नोटबंदी, पेट्रोल डीजल का कीमत रोज बढ़ना, गैस का मूल्य वृद्धि हो रही है, एकदम गरीब का खाना, आलू, प्याज, तेल, दाल जो रोज हम लोगों को चाहिए, कम से कम आलू, प्याज, दाल, ये तो सबको चाहिए। ये खरीदने के लिए आदमी को कितना परेशानी ये 7 साल में हो रहा है और आगे कितना दिन होगा। लेकिन ये इस इलेक्शन में हमने इससे पहले 10 साल का माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कार्यकाल का जो डेवलपमेंट वर्क हुआ है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये काम हमने किया है और हम चाहते हैं कि आगे देश का सरकार और विभिन्न जो राज्य सरकार है, उन लोगों को बंगाल का जो ये कार्यक्रम है, ये देश भर में इसको पहुंचाना चाहिए। तो इसीलिए 2021 खाली इलेक्शन के लिए नहीं है। हमारा 10 साल का राज्य के महामाटी मानुष का सरकार ममता बनर्जी, 10 करोड़ जनता जो ममता बनर्जी बोलती रहती है कि जो भी है, हिंदी भाषी हो, नेपाली भाषी हो, आदिवासी हो, जितना भी भाषा पश्चिम बंगाल में है, सब मिलके ये बंगाल है, बांग्ला है। तो ये लोग अगर सब मिलके 10 साल इतना अच्छा एक राज्य चला सकते हैं, 7 साल में देश का सरकार ने क्या किया है, इसका तुलना होना चाहिए। और यही खेला गणतांत्रिक उपाय से, राजनीतिक उपाय से बंगाल के 10 करोड़ जनता जवाब देने वाला है। तो तृणमूल कांग्रेस मुद्दा क्या केंद्र बनाम राज्य बनाएगी? निश्चित रूप से डेवलपमेंट का ऊपर मुद्दा होना चाहिए, ना कि भाषा का विभेद करो, जात का विभेद करो। अपना ये हमारा जितना महापुरुष है उनका नाम परिवर्तन करो, रेलवे का नाम परिवर्तन कर दो, बेच दो, देश को बेच दो, जितना भी लाभजनक संस्था है उसको बेच दो। ये तो जनता तय करेंगे इस बार। और आगे 2024 तक ये लड़ाई है हमारा। 2024 में भाजपा कैसे देश में सरकार बनाएंगे, वो तो 130 करोड़ जनता इसलिए बैठा हुआ है। तो राणा, आपने तो खूब तारीफ की कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है, राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है 10 सालों से। आपको क्या लगता है? नहीं,
लेकिन क्या वजह रही कि ये पार्टी में टूट हो रही है? आखिर पार्टी में टूट की वजह क्या है? आपने देखा कि कई आपके कद्दावर जो बड़े नेता थे वो पार्टी से अलग हो गए, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? आप तो आप ही का बात आपने कि जो बड़ा नेता को कौन बनाता है? जनता बनाता है। तो जिसका साथ जनता रहेंगे वो बड़ा नेता रहेंगे, जिसका पास जनता नहीं है वो कहां से बड़ा नेता हो गया? हमारा राज्य में ममता बनर्जी का ये जो हाई वोल्टेज हाई पावर जो फेस है, जिसका नजदीक आसपास में 10% भी जिसको मैच नहीं होता है, कोई भी पार्टी का आप देख लीजिए, तो कैसे बड़ा नेता हो गया? अगर हम लोग सर्वे की बात करें तो ये राहत की बात टीएमसी के लिए बहुत ज्यादा राहत की बात है कि जितने भी सर्वे हुए हैं सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बताया गया है देश में। और इनको 3 बार सेरा मुख्यमंत्री का अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन राणा ये बताइए कि आखिर जब इतना अच्छा है, इतनी लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद पार्टी में टूट हो रही है और भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है और 2019 लोकसभा चुनाव में भी उसे काफी सफलता मिली, तो इसका क्या वजह है? देखिए 2019 का जो इलेक्शन था वो देश का इलेक्शन था। 2019 में देश में हमारा प्राइम मिनिस्टर का साथ, कि देश का जितना लीडर है वहां एक ही फेस बार बार दिखाई दिया जनता को, वो है नरेंद्र मोदी। तो वो इलेक्शन था देश का, ये राज्य का स्टेट का इलेक्शन है, इसमें फेस तो नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता है। तो ममता बनर्जी का आसपास में दूर दूर तक, आप जिसको नेता आप बोलते हैं, उनको मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो अपना सीट से जीत के दिखाए। इस बार तो आपने 2019 का जो हवा या झड़ देखा था, इस बार आप देखिएगा मई महीना में तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल और उत्तर बंगाल में भाजपा को तिनका जलाने का भी यानी खेला होगा एकदम। तो एक बात है, पेट्रोल का मूल्य लगभग 100 रुपए आ गए, हालांकि आज 91 के करीब है, लेकिन कई स्टेट में 100 आ गए, इसके लेकर कुछ कहेंगे? वही तो मैं बोल रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को देश चलाने के लिए उनको ध्यान देना चाहिए, ना कि हमारा राज्य में रोज आना चाहिए, घूमने आना चाहिए। इतना अच्छा राज्य है, ममता बनर्जी ने 10 साल में बनाई है, आना चाहिए, घूमने आना चाहिए। लेकिन देश का ये 12 महीना जो कोरोना काल चला, उसमें 14 करोड़ हमारा न्यू जनरेशन का काम चला गया। सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, अब देखिए LIC बेच दिया, कोल इंडिया बेच दिया, टेलीकॉम बेच दिया। उसके ऊपर पेट्रोल डीजल गैस का कीमत रोज बढ़ रहा है, चावल दाल का भी मूल्य बढ़ रहा है। जो हमारा फार्मर है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, उन्होंने उत्तर दे दिया। अपना लोकल जो इलेक्शन था पंजाब में, उन्होंने दिखा दिया भाजपा को। वही हालत 2021 में जितना भी इलेक्शन हो रहा है, खाली बंगाल नहीं, अब देखिएगा केरल में, अब देखिएगा असम में, नहीं गुजरात में जो लोकल चुनाव उसमें भी गया है। नहीं, उसमें बीजेपी आई नहीं, उसमें भी उसका परसेंटेज कमती हो गया, वोट का जो परसेंटेज है बहुत कम हो गया। और आप जानते हैं कि गुजरात कैसे जीता था लास्ट टाइम, जो बोला था हमारा मोटा भाई, वो उससे नजदीक भी नहीं गया, 150 पार बोला था। तो आज मोटा भाई को लेकर और प्रधानमंत्री को लेकर ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी बात कही है, आपको मालूम होगा। देखिए बहुत बड़ा कटाक्ष शुरू होने का, देखिए ये एक इतिहास बन चुका है आज का जो अब जो भी बोलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का स्टेडियम, एक जीवित आदमी का नाम, वो भी हमारा प्रधानमंत्री का नाम हो गया। ये कैसे हो सकता है? ऐसा हमारा इतिहास में नहीं हुआ कभी भी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति 3000 करोड़ में हमारा देश का डेवलपमेंट के लिए बनाया है, अभी लोग पूछ रहा है कि ये सरदार जी का ये जो स्टैचू है वो भी रातों रात कभी बदल के हमारा प्रधानमंत्री जी का फोटो न लग जाए वहां।
तो ये आतंक पूरा देश में फैला हुआ है, कैसे हो सकता है ये बोली तो। आप देखिए, डॉक्टर विधान चंद्र राय का नाम का एक यूनिवर्सिटी खोला जा रहा था, रिसर्च सेंटर खोला जा रहा था, उसका नाम बदल दिया। डॉक्टर विधान चंद्र राय का नाम पे डिसीजन ले लिया यूनिवर्सिटी ने, लेकिन उस नाम को भी बदलाव करके वहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आ गया। ये काम देश का प्रधानमंत्री का है क्या? ये देश का स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी का है क्या? ये आप कभी कर सकते हैं? अच्छा राणा साहब, भी पूरे देश भर में एक और आंदोलन चल रहा है किसान बिल को लेकर जी, और साथ ही 26 फरवरी को व्यापार बंद भी है। जी। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों आपत्ति है किसान बिल पर आप लोग? हम लोग, क्योंकि टीएमसी भी समर्थन करता है बिल का, नहीं, हम लोगों को आपत्ति का यही कारण है कि जिसके लिए आप बिल बनाया या आप एक्ट बनाया है, वो तो फार्मर के लिए बनाया। तो पूरा देश का फार्मर जो हमारा अन्नदाता है, अगर इस बिल पे, इस एक्ट पे अगर उसका कुछ भला नहीं होता है, तो किसके लिए हमारा देश का सरकार? आपके हिसाब से किसका बना हो रहा है? क्योंकि ये तो दो ही अभी तो देश में भाजपा तो कह रहे हैं ये किसानों के लिए बहुत ही मतलब शानदार बिल है, इससे किसानों का विकास हो। तो किसान रास्ते पे क्यों है? 100 से ज्यादा किसान क्यों वहां रास्ते में ठंडे में मर गए? ये बिल अगर, ये एक्ट अगर फार्मर्स के लिए होते तो फार्मर थोड़ी ना रास्ते में, उसका कौन सा दुश्मनी है देश का साथ? लेकिन अगर बिल विरोध की भी बात करें तो रंजन साहब, जैसे उत्तर भारत में इस बिल का विरोध हुआ, अगर विरोध की बात करें तो बंगाल में कुछ ऐसा विरोध नहीं देखा गया। देखिए, ये बंगाल के किसान भी सड़कों पर नहीं, बंगाल का किसान क्यों सड़कों पर आएंगे? बंगाल में हमारा जो बंगाल का किसान है, उसका जितना भी क्रॉप्स उगाते हैं, वो तो ज्यादा से ज्यादा हमारा सरकार खरीद लेती है और न्याয्य मूल्य में उसको खरीदना पड़ता है। लेकिन हमारा यहाँ वो मिडिलमैन नहीं होता है, डायरेक्ट सरकार और किसान खरीदते हैं। वो खरीदने का कानून भी ये सरकार ने उठा दिया, इसलिए तो ये कीमत बढ़ रहा है, पूरा देश भर में बढ़ रहा है। तो 26 फरवरी, देखिए एक बात सुनिए, ये जो जियो मार्ट, ये किसका सर्वनाश कर रही है? छोटा छोटा जो व्यापारी है, जो ट्रेडर्स है, हमारा राज्य में खासकर पंजाब में, हरियाणा में छोटा छोटा जो किसान है, जो आपका ट्रेडर्स है हमारा राज्य में, उनका ऊपर ये जो मैन्युफैक्चरर आ रही है बाहर से, गुजरात से, वो 1-1 किलो चावल, 1-1 किलो दाल बेच रहा है घर घर में। ये उसका काम है क्या? तो हमारा जो लाखों जो ट्रेडर्स है पूरा राज्य में, पूरा देश में करोड़ों ट्रेडर्स है, ये लोग क्या करेंगे? बेकार हो जाएंगे, खाली अदानी और अंबानी रहेंगे। ये चल सकता है क्या? पूरा देश को 2 ही आदमी चलाता है और 2 ही बिजनेसमैन है, जिसको एयरपोर्ट दिया जा रहा है, जिसको रेल दिया जा रहा है, टेलीकॉम दे दिया। तो बाकी हम 130 करोड़ जनता में हम लोग खाएंगे क्या? हम लोग कैसे काम करेंगे? ये जो 14 करोड़ आदमी का जो नौकरी चला गया इस कोरोना काल में, ये लोग क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे। और मोदी जी और मोटा भाई ये षड्यंत्र पूरा देश के विरोध कर रहा है। पावर में इसका अत्याचार, संख्या है बोल के जो कुछ भी करेंगे, धमका रहा है आदमी को, डरा रहा है आदमी को जीएसटी का नाम पर। छोटा छोटा, अब देखिएगा वो ठेला वाला ठेला लेके जो सामान यहां से वहां ले जाता है, व्यापारी से थोक जो बेचता है वहां से किसी रिटेलर के पास ले जाता है, उसको भी पकड़ के 1000-1000 रुपया फाइन किया जाता है, हम लोगों को बोलता है। अच्छा रविंद्र, भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में गुजरात मॉडल लागू करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या है गुजरात मॉडल? कहां पिछड़ा हुआ है गुजरात की तुलना में पश्चिम बंगाल? देखिए, गुजरात मॉडल, पहली बात यह है कि गुजरात हमारा पश्चिम बंगाल से उसका जमीन दुगना है और जनसंख्या में हमारा बंगाल का 1/4 है। वो ये 10 करोड़ जनता को जो हमारा यहाँ का जो जीएसटी का पैसा है वो भी नहीं देता है।
जो हमारा इस समय में क्षति हुआ है, कोरोना काल में 1 पैसा नहीं दिया, आमपुन में 1 पैसा नहीं दिया, तो देंगे नहीं। और रिटेलर का सामान भी गुजरात बेचेगा, यहां का बंगाल का पैसा लेके गुजरात चला जाएगा। ये कौन सा इंसाफ हो रहा है? ये कौन सा कानून व्यवस्था हो रहा है? और हमारा फार्मर जो लाखों तादाद में सब दिल्ली में रोड में बैठा हुआ है, उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आप लोगों का जो चैनल्स है, लगभग सभी चैनल तो बिक्री हो गया, डरा के धमका के ले रहा है। 2-4 जो बचा कुचा है उसको कितना लड़ाई करना पड़ रहा है, हाउस में उसको सीबीआई ईडी भेज दे रहा है। अंतर है राणा, बिक्री हो गया और डराना धमकाना। डरा धमका के कुछ तो बिक्री हो गया सीधा। आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं चैनल। फार्मर को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? पूरा जितना भी हमारा देश का चैनल्स है, उनको उनका जो आवाज उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारा जो 1 लाख करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट का पास, सेंट्रल गवर्नमेंट जो नहीं दे रहा है, उसका आवाज, ममता बनर्जी का आवाज क्यों नहीं पहुंचा जा रहा है पूरा देश में? क्यों दूसरा स्टेट का खबर, दंगा का फोटो विभिन्न चैनलों में दिखाई दे रहा है, और हमारा बंगाल में इस 12 महीना में हम लोग जो कोरोना के काल में, आप बोलिए तो, आप जहां बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं जिला में 12 साल से यहाँ भाजपा का एमपी है। हम लोग तो भूल गया वो कहां है। इससे पहले भी 2 एमपी थे। राजीव बिष्ट जी तो अभी यही कहां है? आप लोगों से सुनता है, कभी कभी वो वीडियो भेजता है। क्या हम लोग क्या अफगानिस्तान में रहता है? क्या वीडियो भेजने का क्या जरूरत है? हम लोग छोटा आदमी है, उनका जैसा बड़ा आदमी नहीं है। लेकिन सीएम मैडम, माननीय मुख्यमंत्री, पूरा 12 महीना उन्होंने रास्ते में घूमा, नागरिकों का साथ दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी का लीडर कहां थे? मैं पहले ये पूछना चाहता हूं आपसे। उनका अगेंस्ट में वांटेड पोस्टर भी पड़ा था हमारा जिला में, पहाड़ में भी, समतल में भी। कहां थे ये 12 महीना? कहां थे दिलीप घोष? कहां थे सांसद? 18 सांसद कहां थे? दिल्ली में मौज बना रहे थे। वहां सरकारी आतिथ्यता में सब बैठा हुआ था। कहां थे? हम यही पूछना चाहते हैं। जो बंगाल को भला चाहता है, क्यों बिष्ट जी अभी तक भारत के सरकार को नहीं बोल सका कि हाँ, बंगाल का जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में ले गया, उसका पैसा सरकार को दो, बंगाल को दो, बंगाल का 10 करोड़ जनता के पास पहुंचाओ। बिल्कुल। दर्शकों, आपसे बता दें, हमारे साथ हैं दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति रंजन सरकार, जो लाइव है। आप भी चाहे तो अपने क्वेश्चन, अगर कुछ पूछना चाहे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर जरूरी हुआ तो हम जरूर रंजन दा से आपके जो क्वेश्चन है उसमें भी हम बातें करेंगे। लेकिन जारी है, और राष्ट्रीय राजनीति की बात बहुत रुचि के बाद रंजन दा से बात करेंगे। लोकल राजनीति में भी आ जाए, क्योंकि दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं और इस जिले में भी 6 या 7 विधानसभा सीटें हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है दार्जिलिंग जिला। और इस तरह भी चिकन नेक ये इलाका है, इसमें पड़ता है, तो इस भौगोलिक दृष्टि से भी पश्चिम बंगाल का काफी महत्वपूर्ण इलाका है, पूरा उत्तर बंगाल ही। तो रंजन दा, उत्तर बंगाल में क्या संभावना है? क्योंकि बात चुनाव की करेंगे कि चुनाव सर पर है, कभी भी घोषणा हो सकती है, और अन्य पार्टी की तरह तृणमूल कांग्रेस की पूरी तैयारी कर रही है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी है उसे काफी बड़ी सफलता मिली थी उत्तर बंगाल में। 54 विधानसभा सीट उत्तर बंगाल से आती है, जो एक सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभाएगी। तो अब आपको कितनी संभावना नजर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस उत्तर बंगाल की 54 में से कितनी सीटें ले आएगी? देखिए, मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, लेकिन आप प्रयास तो लेकिन ये बात आपको मैं बता सकता हूं कि 10 साल का जो काम ममता बनर्जी का, भाजपा को यहां कुछ खास नहीं मिलने वाला है। यहां सबसे बड़े पार्टी तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि हमारा उत्तर बंगाल देख लिया कि ये भाजपा लीडरों का जो अहंकार, भाजपा लीडर अभी तक यहां से 3 सीट है उनका एमएलए का। अब वो सोचिए, 3 सीट से वो 200 का सपना देखता है। सपने तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना होता है, वो देखने दीजिए उनको। लेकिन उत्तर बंगाल का जनता तय है,
कोई भी पार्टी जीते, भाजपा जीतना नहीं चाहिए। नहीं तो ये तोड़फोड़ का राजनीति, ये जात पात का राजनीति, ये हम कभी नहीं देखा उत्तर लेकिन बंगाल, नंदन, पश्चिम एक बात बंगाल। बताइए, जब चुनाव आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी रथ यात्रा निकाल रही है और टीएमसी द्वारा भी दर्जनों जो नई नई योजनाएं, घोषणाएं, जैसे कि दीदी के बोलो, द्वारे द्वारे सरकार, पाड़े पाड़े समस्या समाधान, स्वास्थ्य साथी कार्ड, ये सब लाया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि कोई भी पार्टी हो, ये जो काम है बहुत पहले करने चाहिए थे? इलेक्शन के समय ये सब क्यों? नहीं, द्वारे सरकार कोई इलेक्शन का बात नहीं है। आप जानते हैं कि 64-65 जो हमारा प्रकल्प है बंगाल में, वो तो पूरा साल चल रहा है। ये द्वारे सरकार का अर्थ क्या है? जिस को ये देखिए, हमारा सरकार का पास उतना पैसा नहीं है। हमारा सरकार काम करेंगे, राशन बिना मूल्य में देंगे, स्वास्थ्य साथी बनाएंगे या एडवर्टाइज करेंगे। जैसे आप नाम दिया, क्या नाम दिया उसका, रथ यात्रा। रथ यात्रा जो परिवर्तन रथ यात्रा, परिवर्तन रथ यात्रा, परिवर्तन रथ यात्रा वही है। मैं परिवर्तन रथ यात्रा हमने देखा है, रास्ते में खड़े होकर देखा। आप लोगों का यही देखा। एक गाड़ी में, उसमें टॉयलेट है, खाने का सामान है। मैं देखा परिवर्तन रथ यात्रा, रथ से खाना दिया जा रहा है आदमी को। ये तो हमारा असम्मान है। रथ का नाम पे जो सम्मान हम लोग दिखाते हैं कि हमारा जो पूर्व पुरुष थे या हमारा ईश्वर थे, वो रथ यात्रा में जाते थे। रथ यात्रा उत्सव पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा वो हमारा जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। उसको कौन स्तर में ये नीचा में लेके जा रहा है ये भाजपा। और आज तो मैं देखते ही रह गया। पहले तो एक मीटिंग हुआ, क्या वो पहले उसका नाम दिया था क्या, योगदान मेला। हमने मेला में 200 आदमी भी नहीं देखा बागातीन पार्क में। और ये रथ यात्रा में तो मैं और भी हैरान हो गया कि 300 गाड़ी घूमते रहा, आदमी नहीं है। और आज का बच्चों का मैंने जो क्या हुंकार यात्रा, ये सब नाम हमारा बंगाल में तो कभी नहीं आया। क्या छात्र हुंकार यात्रा क्या होता है? और वहां छात्र कहां थे, कौन स्टूडेंट थे वहां? हम मेरे को सुनाई दिया कि 300-500 रुपया करके दे रहा है ये लोग। ये जो पॉलिटिकल कल्चर हमने नहीं सीखा। हम भी एकदम स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स करते करते, आप लोग जानते हैं, सिलीगुड़ी का सब जानते हैं, हमारा जिला का सब जानते हैं, उत्तर बंगाल का भी कुछ आदमी जानते हैं। हम सब, खाली हमारा पार्टी नहीं, मैं सीपीएम का बोला, उस समय तो हम लोग छात्र परिषद करते थे। हम लोगों ने स्कूल कॉलेज से ये स्कूलिंग करके राजनीति में आया। हम लोग कोई बाहर से आके कोई हीरा का बिजनेसमैन पार्टी का प्रेसिडेंट हो गया, सुना है। इसको व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन उसका तो बैकग्राउंड होना चाहिए पॉलिटिकल। दिलीप घोष कहां से आया, पॉलिटिक्स कब किया, हमको पता ही नहीं है। आप लोगों को पता है तो बताइएगा। ये हमारा यहाँ का सांसद कब पॉलिटिशियन हो गया? ये तो एक बड़ा कंपनी का सीईओ सुना है हमने, पता नहीं हमको, लेकिन हमने जो उनका मतलब बायोडाटा देखा, तो ये सब अगर पूरा राजनीति में ये लोग रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम जो राजनीति का कार्य करता है, हम लोग धीरे धीरे हम लोग यहाँ आया है। एक दिन में तो नहीं आया, पैसे के जोर पर नहीं आया हम लोग। तो हम लोग को इसलिए अहंकार नहीं होता है। भाजपा का जितना भी लीडर देखिए, उनका अहंकार देखिए, काट देंगे, मार देंगे, थाना जला देंगे, हुंकार देंगे, बरसेंगे, गरजेंगे, ये सब भाषा। लेकिन हिंसा के आरोप तो टीएमसी पर भी लग रहे हैं। देखिए, आरोप तो लगते रहेंगे, पॉलिटिक्स में पहले भी लगा है आरोप। सीपीएम का 34 साल ये लोग देखा ही नहीं है। अमित शाह के काफिले पे, नड्डा साहब के काफिले पे हमला हो गया था। सुनिए ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। 34 साल सीपीएम का जो अत्याचार हम लोगों ने देखा है, आप बोलिए तो ये 10 साल में एक भी लीडर को, किसी को बाल भी बाका हुआ है? ममता बनर्जी 2011 पार्टी पावर में आने से पहले ही बोल दिया था
कि बंद का राजनीति हम बंद करेंगे। व्यापारियों के लिए, स्कूल कॉलेजों के लिए, शिक्षा के लिए, काम के लिए हम काम 26 तारीख का व्यापार बंद का आप समर्थन करेंगे? मैं बोल रहा हूं वही। लेकिन बंद एक आंदोलन होता है, बंद एक आंदोलन होता है, अंतिम आंदोलन होता है। सीपीएम ने इसको घिसते 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 ये आंदोलन को खराब कर दिया नाम। वही एक ही काम सीपीएम वाले तो अभी बीजेपी में गया। अब 2019 का अगर हिसाब देखे तो ये तो मैथमेटिक्स है। अच्छा, 26 तारीख का जो व्यापार बंद जी, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? देखिए, समर्थन तो हम कोई बंद का नहीं करते हैं, लेकिन ये जीएसटी मुद्दे का हम जरूर समर्थन करते हैं। ये अन्याय व्यापारियों के साथ होना नहीं चाहिए। और इस बार पावर में आने से, आप देखिएगा हमारा मैनिफेस्टो आने दीजिए, इस बार पावर में आने से पहला जो काम हमारा सरकार करेंगे वो व्यापारियों का, छोटा बिजनेसमैन का हित में काम करेंगे। हमारा सरकार काम करेंगे वो कर्म संस्थान के लिए काम करेंगे। अगले 5 साल नया पीढ़ी के लिए, नए जनरेशन के लिए काम 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 होंगे। ये हमारा एजेंडा है। आप लेकिन ये जो जीएसटी का जो अत्याचार पूरा देश में चल रहा है, ये खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और जितना भी मैन्युफैक्चरर है वो ठीक है, मैन्युफैक्चरर है उनको भी हम समर्थन करते हैं। मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर को कोई भी कानून आना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट रिटेल नहीं कर सकता है। बिल्कुल दर्शकों, आप इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर राणा जो है रंजन सरकार, उन्होंने हिंदी भाषियों को लेकर क्या कहा, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले एक और, चूंकि राष्ट्रीय और राज्य की जो राजनीति है उस पर बातें हो रही, तो एक क्वेश्चन और कर लूंगा आपसे राणादा, फिर उसके बाद थोड़ा सा हिंदी भाषी के लिए भी हम बातें करेंगे आपसे, क्योंकि सिलीगुड़ी में कहीं ना कहीं एक फैक्टर होते जा रहे हैं सिलीगुड़ी में हिंदी भाषी। तो बात आई थी सीपीएम और कांग्रेस की, तो सीपीएम और कांग्रेस ने जोट बनाया है, तो इसमें कितना नफा नुकसान आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये राजनीतिक नाफा नुकसान ऐसे नहीं होता है। सीपीएम एक पार्टी है, कांग्रेस एक पार्टी है, उनका नीति वो लोग किया है। लेकिन हम तो क्या वो आपके वोट काटेंगे या नहीं? हम चाहते हैं, हम किसका वोट काटेंगे हमको पता नहीं, लेकिन जो 7% और 5% पहुंच गया भाजपा, सीपीएम और कांग्रेस ने, हम चाहते हैं कि जो भाजपा में चला गया था सीपीएम का, कांग्रेस का, उसको लाने का प्रयास करें। क्योंकि भाजपा इतना खतरनाक पार्टी है, इतना खतरनाक पार्टी पूरा विश्व में नहीं होंगे। लेकिन हमारी बातें जो होती है सीपीएम नेताओं से भी हो रही है, कांग्रेस नेताओं से भी हो रही है, उनका भी दावा है कि वो भी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और कहीं ना कहीं सरकार के गठन में उनकी निर्णायक भूमिका होगी। वो तो अगर ऐसी स्थिति आती है वो तो वोट का, वो देखिए, ये सब हाइपोथेटिकल बात करके कोई फायदा नहीं होता है। वो तो वोट का बात पता चलेगा, जो तो पोस्ट इलेक्शन होगा। प्री इलेक्शन हमारा एक ही मुद्दा है, 221 से ज्यादा एमएलए लेकर 21 में ममता बनर्जी 3rd टाइम हैट्रिक करने जा रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सीपीएम कांग्रेस बोले उनका एनिमी कौन है, भाजपा है या तृणमूल है, ये पहले साफ कर दे तो उनका कुछ वोट उनका पास आ सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि लड़ाई हमारा बीच में रहे, सीपीएम कांग्रेस और तृणमूल का बीच में रहे। ये भाजपा इतना खतरनाक है और उनका नीति इतना परेशान करके रखा है पूरा देश को, इससे हमको मुक्ति लाना पड़ेगा। सीपीएम ने 34 साल जो अत्याचार किया है, ये 7 साल में उसको छोड़ के आगे बढ़ गया। लेकिन कांग्रेस को 5 साल पावर मिला था, 72 से 77, उस समय जो अत्याचार हुआ 5 साल में, वो सबका दिल में। लेकिन आप जानते हैं कालांतर में ममता बनर्जी बीजेपी की सहयोगी रही है, एनडीए की सहयोगी रही है। उस समय अटल जी भाजपा नेता थे और अटल जी किसी पार्टी का नेता नहीं थे, वो हमारा देश का नेता थे। आज भी हम गर्व के साथ कहते हैं कि अटल जी जैसा नेता होना चाहिए देश में, ना कि ये नरेंद्र मोदी और मोटा भाई का सरकार। चलिए राणादा आते हैं, दार्जिलिंग में आ जाते हैं, क्योंकि काफी राज्य की बात हो गई है और दर्शक भी इंतजार कर रहे होंगे हाल क्या। तो दार्जिलिंग का एक छोटा सा मेरा खाली क्वेश्चन है कि विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि विमल गुरुंग को जो आप लोग लाए, उस पर जो धाराएं लगाई गई थी
वो राजनीतिक से प्रेरित थी, और अब राजनीतिक जब आपका स्वार्थ पूरा हो रहा है तो उस पर से वो धाराएं हटाई जा रही है राजनीतिक फायदे की। कोई सरकार, मैं एक कानून का स्टूडेंट हूं, मैं भी आप एडवोकेट हूं। अधिवक्ता है। हाँ। कोई भी सरकार, राज्य सरकार, मैं स्पेशली बोल रहा हूं, मेरा राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी भी कानून के ऊपर हस्तक्षेप नहीं किया और आगे भी नहीं होंगे, क्योंकि हमारा यहाँ कानून अपने स्तर पर अपना जगह पर है। कानून जो सिद्धांत लेंगे हम उसी पर संतुष्ट है। अगर आप ये बात, अगर विरोधी लोग बोलते हैं तो मैं भी एक प्रश्न करना चाहता हूं कि यही आदमी जब हमारा माननीय स्वराष्ट्र मंत्री जी का घर में बैठ के 3 साल गुजर दिया, उस समय राज्य सरकार बार बार बोलते रह गए कि देश का जो स्वराष्ट्र मंत्री है उनका घर में इनका फोटो क्यों दिखाई दे रहा था। तब राजू बिष्ट का साथ क्यों घूम रहे थे? उस समय दोषी नहीं थे। जो भाजपा में जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है, वो तो मशीन में चला जाता है। अब इतना दिन अब देखा, हमारा पार्टी में नारोदा का जो स्टिंग दिखा था 2015 में 16 में, जिस चीज को दिखाई दिया था 80% तो धुलाई होके चला गया अंदर, अच्छा हो गया। अभी महान भाजपा कार्यकर्ता को मैं प्रश्न करता हूं, देखिए जितना भी भाजपा आप देख रहे होंगे, मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं, आपको 100 रुपया वाला पेट्रोल खरीदना कैसा लगता है? 90 रुपया डीजल खरीदना कैसा लग रहा है? 800 रुपया गैस खरीदना कैसा लगता है? आप अपनी माताजी, पिताजी, भाइया से पूछिए थोड़ा। और एक बात मैं भाजपा का जितना भी कार्यकर्ता देखेंगे, आज देख रहा है, आगे देखेंगे, उनका भी मैं एक प्रश्न करता हूं कि कैसा लग रहा है नारदो वाला को लेके? अच्छा राणादार, मैं समझता हूं कि तृणमूल कांग्रेस कभी भी सिलीगुड़ी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। कहीं ना कहीं वो एक जो सफलता मिलनी चाहिए, प्रॉपर सिलीगुड़ी की बात कर रहा हूं, तो सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। 2011 में आप यहाँ से विधानसभा सीट तृणमूल ने की थी, उसके बाद 2016 में तृणमूल ने ये सीट गवा दी, और 2000 जहां तक मुझे लग रहा है 2011 में नगर निगम में कांग्रेस की सहायता से आपने कब्जा किया था नगर निगम पर, लेकिन उसके भी अनुभव काफी खट्टे रहे, आपके हाथ में लोकल सत्ता भी नहीं आई। तो इस बार आपको कैसा लग रहा है कि क्या, कितनी संभावना है, क्योंकि आपकी नेतृत्व भी आपका है, तो कितनी संभावना लग रही है कि सिलीगुड़ी विधानसभा पर तृणमूल कांग्रेस परचम लहराएगी? इसका एक बात है, देखिए 2011 में हम लोगों ने आशीर्वाद हम लोगों को दिया था, पूरा जिला में दिया था। अब एक सिलीगुड़ी असेंबली का बात नहीं है, हमारा वोट से फांसी दावा भी जीता था कांग्रेस, हमारा वोट से नक्सलबाड़ी भी जीता था कांग्रेस, और पहाड़ का 3 सीट भी जीता था। ऐसा बात नहीं है, ममता बनर्जी उनका सेकेंड होम बोलते हैं इसको। सिलीगुड़ी की सिलीगुड़ी के मैं बोल रहा हूँ, सिलीगुड़ी में भी 2011 में जीता था हम लोगों ने। हाँ, जीती थी। 2016 में हमने नहीं जीत पाया, और 2016 से थोड़ा खराब रिजल्ट हम लोगों को हुआ है, लेकिन ऐसा भी बात नहीं है। जो नगर निगम पिछले 6 साल चला है, इसका अनुभूति सिलीगुड़ी का नागरिकों को हो चुका है। एक ही आदमी एमएलए है जो 20 साल मंत्री थे, एक ही आदमी मेयर रहा, और इतना लोभी हो गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड का चेयरमैन जब नहीं किया था सरकार ने, उसमें भी उन्होंने धरना लगाना शुरू कर दिया। सरकार से आपने ही बनाया? सरकार ने, हाँ, राज्य सरकार ने किया? नहीं, वो तो बाद में, पहले जो लिस्ट आया था उसमें तो वो लोग नहीं थे। पहले जो लिस्ट आया था उसमें तो ये का नाम नहीं था। अच्छा। लेकिन उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखा, बोला हमको देना चाहिए क्योंकि दूसरे कॉर्पोरेशन में भी दिया जा रहा है। अरे दूसरा कॉर्पोरेशन तो काम करके मांगा है, आप तो कुछ नहीं करके मांग रहा है कि खाली हमको पोस्ट दो, एमएलए बनाओ, मेयर बनाओ। तो फिर आपने क्यों दे दिया? देखिए, एक आदमी 5 साल
जो गलत काम किया है उसको उन्हीं को भुगतना चाहिए। और बाकी जो काम हमने किया है, 1,000 करोड़ रुपया 10 साल में खर्चा किया है, ये तो झूठ बोलते जा रहा है और आप लोग समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, डेवलपमेंट सिलीगुड़ी में शुद्ध खाली नहीं है, पूरा हमारा जिला में डेवलपमेंट ठप पड़ा हुआ है। माटीगरा को एमएलए को आप देखा है 12 महीने में? आप फांसीदवा का एमएलए को देखा है आप 12 महीने में? तो ये ऐसा नेता चुन के सिलीगुड़ी हम लोग, हमारा नागरिक कष्ट उठा रहा है। इस बार नहीं होंगे। आप जो क्वेश्चन उठाया, सिलीगुड़ी इस बार ममता बनर्जी के हाथ में जा रही है। ये सिलीगुड़ी का जनता तय कर लिया। साथ साथ हमारा प्लेन्स में 4 जो विधानसभा सीट है, एक तो गौतम देव जी पहले से जीता हुआ सीट है हमारा, और बाकी ये 3 सीट भी हम लोग इस बार नागरिकों ने सोचा इस बार ममता बनर्जी को देंगे। ये आपको पूरी आशा है कि देंगे, क्योंकि ये रास्ते में रोज रोज ठोकर कौन खाएंगे, ये जैम कौन हटाएंगे, ऑल्टरनेटिव रास्ता कब बनेंगे, अच्छा यहाँ फ्लाईओवर कब बनेंगे, हमने कुछ शुरू किया है, अब देखा है। सिलीगुड़ी विधानसभा में जी हिंदी भाषियों की अच्छी तादाद जी, और एक अनुमान के मुताबिक लगभग 2 लाख लोग सिलीगुड़ी विधानसभा में हिंदी भाषी हैं। नहीं एक अनुमान के मुताबिक। नहीं नहीं आपके हिसाब से कितने? नहीं नहीं, देखिए हमारा यहाँ का वोटर अभी तक, वोटर नहीं बोल रहा हूँ मैं मतदाता नहीं बोला, अगर मैं बोली माफी चाहूंगा, निवासी निवासी। लगभग 2 लाख हिंदी भाषी निवासी है। मतदाता कम हो सकते हैं, 50% भी हो मतदाता सकते का हैं। हिसाब नहीं, मतदाता तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर है यहाँ पर। और तो आपको क्या लगता है कि इनको कितनी अहमियत मिलनी चाहिए? हिंदी भाषी मिलनी चाहिए उतनी मिल रही है क्या? हिंदी भाषी, देखिए हमने हिंदी प्रकोष्ठ बनाया, जरूरी हमने समझा बोल के तो प्रकोष्ठ बनाया। हाँ, इस बार बनाया सर। बनाया। आपको नहीं लगता कि बहुत पहले बना दिया जाना चाहिए? देखिए हर काम तुरंत नहीं हो सकता है, सबका एक समय होता है, नियम होता है। हम डेवलपमेंट किया, हिंदी भाषी के बाद डेवलपमेंट किया। इससे पहले भी आप देखे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ हिंदी भाषी का सम्मेलन को संबोधित किया। ऐसी बात नहीं है, कलकत्ता में होता रहता है। हर एक मजहब, हर एक वर्ग का आदमी को हमारा नेत्री ने आमना सामना किया, सबसे मीटिंग हुआ है। ये ओपन हम नहीं कर सकते हैं, सब कुछ सबसे मीटिंग हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि हिंदी भाषियों को कुछ और ज्यादा अहमियत मिलनी चाहिए? निश्चित रूप में हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। हम भी तो चाहते हैं। हमने यहाँ का 2 नंबर बोरो का चेयरमैन प्रदीप कुमार गोयल जी को बनाया, हमारा पार्टी बनाया। अब बोलिए तो किसने बनाया? हमारा यहाँ 3 नंबर बोरो का चेयरमैन निखिल साहनी को बनाया, हमारा पार्टी ने बनाया, ममता बनर्जी ने बनाया। तो 5 में अगर 2 हमने हिंदी भाषी को चेयरमैन बनाया, आप कैसे कह सकते हैं कि हमने महत्व नहीं देता? मैंने ये नहीं ना, वही मैं बोल रहा हूँ, आशा भी ज्यादा करता हूँ। बिल्कुल। मेरा तो देखिए 5,000 दोस्त है खाली, मेरा कॉलेज लाइफ का दोस्त है खाली, वो लोग देख रहे होंगे। इतना अच्छा, आप भी मेरा दोस्त है कॉलेज से, मेरा छोटा भाई है, लेकिन आप भी देखा है इतना मेल झूल हम लोगों में, शायद कहीं किसी और जगह में, पश्चिम बंगाल तो मैं बोल रहा हूँ भारत में इतना अच्छा हम लोगों का मेल है, मेल बंधन है, जहाँ नेपाली भाषी है, हिंदी भाषी है, भोजपुरी भाषी है। अच्छा, इन दिनों देख रहे हैं कि अभी आप हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उसमें काफी सघन सक्रिय है और मंदिरों में भी जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। तो मैं तो आपको बोला, इसकी वजह क्या समझे? मैं तो आपको बोल चुका हूँ कि विधानसभा की तैयारी कर, विधानसभा का तैयारी तो है ही, विधानसभा का तैयारी तो है ही, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मेरा यहाँ 3 वार्ड है, जहां 3-4 वार्ड में ये पिछले 70-74 साल में 12 साल तो भाजपा का एमपी है, उन्होंने क्या किया? उनका तो एक नंबर वार्ड जो सबसे पिछड़ा वार्ड है, वहां तो उनका पार्षद है। 1 नंबर वार्ड में आप बोलिए तो कि नागरिकों के लिए क्या किया गया है? आप बोलिए तो मेरे को कि सिलीगुड़ी में 3 नंबर वार्ड क्यों ऐसा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? वो तो 40 साल से एक ही काउंसिलर है, 30 साल से जो डिप्टी मेयर है। आप बोलिए ना, ये जो हमारा यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड का चेयरमैन है, ये 20 साल मंत्री थे। तो सिलीगुड़ी का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ?
और 12 साल एमपी है भाजपा का। हमारा क्या है? हमारा एमपी का भी नहीं था, हमारा एमएलए का भी नहीं था उस तरह, हमारा यहाँ नगर निगम नहीं है, महकुमा परिषद नहीं है। आप हमसे लेकिन आप जितना भी मैस्टिक रोड देखते हैं, आप जितना भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, आप बर्धमान रोड का जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये तो सब राज्य सरकार ने किया है। तो अभी हिंदी भाषी इलाका में डेवलप करना बहुत जरूरी है। 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, मैं बोल रहा हूँ। रोडों की अगर संख्या भी आप पकड़े तो हिंदी भाषी क्षेत्र में काफी कम है। बहुत है। आप 8-9 में जाइए, हमने बनाया। कौन बनाया? आप ये बोलिए मेरे को 4 नंबर में बनाया, 5 नंबर में बनाया, लेकिन ये दोनों वार्ड भी हम कभी नहीं जीते। ये भी सोचिए, मतलब पिछले साल नहीं जीते। 4 नंबर में मैं ज्यादा जाता हूं, ज्यादा हमको जाना इसलिए जाना पड़ता है कि ये एरिया डेवलप करना हमारा दायित्व में पड़ता है। 5 नंबर वार्ड को डेवलप स्लम बस्ती वाले एक की बात करें, 3 बात करें, 4, 5 ये लाइन से जो स्लम बस्ती वाले 6 नंबर को मैं चैलेंज करता हूं मेयर को, जो मेयर थे अभी एडमिनिस्ट्रेटिव 6 में और मेरा वार्ड में, वो तो मेरा वार्ड में रहते हैं। 6 नंबर वार्ड को और मेरा वार्ड को तुलना की आप लोग कीजिए। आपने क्या क्या किया अपने वार्ड में? लगे आप बता दीजिए। हमारा वार्ड में क्या नहीं किया? पूरा सीसी कैमरा से हम भर दिया, सुरक्षा दिया आदमी को, वो भी अपने पैसे से। ये अशोक भट्टाचार्य हमको नहीं दिया। वहां हर एक रास्ता हमने बना दिया, छोटा हो, गली हो, झुग्गी हो, झोपड़ी हो, जहां भी हो। पानी का व्यवस्था हमने किया, जो वायदा किया था। आप निगम में आप देखा है, हम वहाँ हमारा स्कूल का डेवलपमेंट किया। आपने देखा हमारा वहाँ संदेहकरण किया। लाइट का तो हमने जितना हो सका किया, और भी आगे 200 लाइट लगाने का काम मैं अगले 7 दिन में करूंगा। लेकिन राणा आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं जी, और कई बार पार्षद रह चुके हैं जी। तो आपने देखा, अभी आपने 4 और 5 नंबर वार्ड का जिक्र किया। एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की 4 और 5 नंबर वार्ड की पेयजल की समस्या। आपने देखा होगा लोग नाले से पानी पीने को मैं आपको वही बोल रहा हूँ आपको। हमारा जो अगला 2 काम सिलीगुड़ी के लिए हम करने का ठान रखा है। एक ऑल्टरनेटिव रोड आएंगे, नौका घाट से सीधा दार्जिलिंग मोड़ तक जाएंगे, आपका नदी बराबर जाएंगे। उसमें क्या होगा, नदी भी बचेंगे, हमारा छोटा जो व्हीकल्स 4 व्हीलर तक प्राइवेट व्हीकल सब वहां से सीधा निकल जाएंगे। वैकल्पिक रास्ता जो हिलका रोड, बर्धमान रोड का जैम बहुत कमती हो जाएंगे। ये हम करके दिखाएंगे अगले 5 साल में। जनता, वही मैं बोल रहा हूँ, जनता दीदी को आशीर्वाद करता है तो ये तो जरूर मिलेंगे। और दीदी सीएम बन रही है, ये काम 5 साल में हम करके दिखाएंगे। सेकंड है पेयजल का, जो आप बात उठाए। पेयजल का खाली 5 नंबर वार्ड नहीं है, आप लोग ये गलत सोचते हैं। हर एक वार्ड में पेयजल का समस्या है, मेरा वार्ड में भी है। क्योंकि 25,000 यूनिट का, 25,000 होल्डिंग का पेयजल दे सकता है ये फूलबाड़ी का जो स्टेशन है और कनेक्शन है। अभी होल्डिंग अगर आप पकड़िए या कनेक्शन दिया गया, ऐसा है 80 से 1 लाख। तो एक 25,000 का जो प्लांट जो पानी दे सकता है, 25,000 आपको होल्डिंग को, वो 1 लाख आदमी को कैसे पानी पहुंचाएंगे? ये जो कर रहा है ये दिखावा है। ये जो बोरिंग करके फोटो खींच रहा है, ये पहले तो चिट्ठी बाबू था, अभी ये हो गया फलक बाबू। खाली नाम लिखाओ, 34 साल भी नाम लिखा है। आप देखा फलक के ऊपर पेड़ उठ गया, वो वैसे ही पड़ा हुआ है। तो ये झूठ बोल के ये सीपीएम लोग, वामपंथी लोग, कांग्रेस लोग, भाजपा लोग कितना दिन सिलीगुड़ी को बर्बाद करेंगे? सिलीगुड़ी को बचाना है तो ममता बनर्जी बचा सकती है और तृणमूल कांग्रेस ही बचा सकते हैं। ये अनुभव हमारा नागरिकों को हुआ है। ये मैं घूम के, हमारा पूरा पार्टी घूम के देखा है। आप लोगों ने वो बहुत बार दिखाया। सिलीगुड़ी इस बार ममता बनर्जी के हाथ में जा रही है और सिलीगुड़ी को अगले 5 साल में मैं जब बैठूंगा यहाँ, अगर जीवित रहा तो सिलीगुड़ी को परिवर्तन करके, सिलीगुड़ी का चेहरा परिवर्तन अगर नहीं कर पाया तो हम यहाँ आपको बोल जाता है कि हम अगला चुनाव तक हम कोई भी पार्टी में नहीं रहे। अच्छा, समय तो काफी हो चुका है। 2 सवाल और करना चाहेंगे। आप क्या चुनाव लड़ रहे हैं? मान लें कि आप सिलीगुड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ना ना लड़ना तो मेरा पार्टी तय करेंगे, लेकिन हम चुनाव लड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, ये मैं आपको वादा करता हूं।
तो हम जरूर जो अपना कार्यक्रम है उसके अंत में जरूर टाइम देते हैं, तो आपसे जरूर कहेंगे कि आप भी चाहे तो कुछ अनुरोध कर सकते हैं अपने मैं एक शहरवासियों से, मतदाताओं से। जरूर जितना दर्शक इतना समय तक हमारा बात सुना, सोनी जी से, मेरा छोटा भाई जैसे ही है, आप लोगों से मैं इतना ही अनुरोध करूंगा, सिलीगुड़ी को बचाना है। ऐसा आदमी का हाथ में सिलीगुड़ी और मत दीजिए जो सिलीगुड़ी को, नागरिकों को इतना कष्ट दे। ऐसा आदमी को आप अपना जनप्रतिनिधि मत बनाइए जो कोरोना काल में आपका साथ नहीं दिया। ऐसा आदमी को आप जनप्रतिनिधि मत बनाइए जो अगले 5 साल जिसको दिखाई नहीं देंगे, और उम्र का हो या चिंता का हो, जिसका पास नहीं है, एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनिए, सिलीगुड़ी को बचाइए। हम सब समय आपका साथ रहेंगे। हमारा सिलीगुड़ी, हम यहाँ से जन्मे हैं, हम यही मानना चाहते हैं और आप लोगों का साथ देना चाहते हैं। आप लोग एक बार अगले 5 साल माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर विश्वास रखिए और उनको ये 4 सीट आप लोग जिताकर उनको फिर एक बार 3 बार के लिए माननीय मुख्यमंत्री बनाइए। हम सिलीगुड़ी बचेंगे। हमारा इतना यहाँ 10 लाख जनता रहते हैं, आप लोग रहते हैं, हिंदी भाषी हो, नेपाली भाषी हो, उर्दू भाषी हो, बांग्ला भाषी हो, सबसे अनुरोध करता हूँ, ये जो भाईचारा सिलीगुड़ी में है, पॉलिटिकल भाईचारा भी है, इसको बरकरार रखना है, हमारा संस्कृति को बचाना है। कोई भी तनाव में हम लोग नहीं जाएंगे और जात पात में हम कभी नहीं जाएंगे। थैंक यू राणा दा। बहुत बहुत तो दर्शकों, ये थी राजनीतिक परिचर्चा, और ये राजनीतिक जो परिचर्चा है ये जारी रहेगी और आने वाले समय में और भी सक्रिय रूप से जारी रहेगी। और आपको रोज यहाँ पर कोई ना कोई नेता मिलेंगे, अपने जनप्रतिनिधि मिलेंगे, जिनसे हम बात कर पाएंगे, अपनी बातें उन तक पहुंचाएंगे, आपके सवाल हम उनसे पूछेंगे। तो हो सकता है फिर कभी राणा दा वापिस स्टूडियो में आए, तो ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। बस आप बन रहे खबर समय पर और आनंद उठाए राजनीतिक परिचर्चा का। धन्यवाद।